Hello student, I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB Government Girls College. Students, आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स द्वारा दी जाने वाली केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स मतलब जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें कि OH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है या OH बॉन्ड ब्रेक होता है। ये रिएक्शंस होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड बिहेवियर को दिखाती है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एसिडिक in नेचर होते हैं। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर को बताती है। ठीक है। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शंस है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो कि कार्बोनिल कार्बन पे होती है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जो थर्ड टाइप की रिएक्शंस होती है वो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको गर्म करने पर CO2 मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं जो टाइप की रिएक्शन है उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का जो है उसमें से CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसीलिए इन रिएक्शंस को डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब जो CO2 ग्रुप का निकलना। तो थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जिनमें कि CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और जो R और H बचता है इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो थर्ड टाइप की रिएक्शंस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। फोर्थ टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शंस होती है कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स में जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के पास में जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके अल्फा कार्बन पे होने वाली रिएक्शंस होती है। तो हम उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन द R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन। इसे हम फोर्थ टाइप की रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन होता है उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स है उनमें टोटल 4 तरह की रिएक्शंस पाई जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेरियस केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स। इन रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले सॉरी स्टूडेंट्स, हम चारों तरह की रिएक्शंस के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की NaOH से रिएक्शन हो रही है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन रहा है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकल रहा है और NaOH के OH से रिएक्ट करके वाटर बना लेता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाता है। ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक बिहेवियर को बताती है। जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन है वो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बताती है कि कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जो थर्ड रिएक्शन होती है वो अल्फा एल्काइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन को बताता है। यहाँ पे आप देखें कि अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया है या हेलोजन मान लो अल्फा कार्बन पे Br का रिप्लेसमेंट NH2 से हो गया है। तो ये अल्फा पोजीशन पे होने वाले एल्काइल सब्स्टिट्यूशन को बताती है। जो फोर्थ रिएक्शन है वो आप सीधे सीधे देख रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल निकल रहा है और जिस कार्बन से CO2 निकला है उससे रिमेनिंग हाइड्रोजन जुड़ के एसीटोन बन गया है। तो ये जो फोर्थ रिएक्शन है वो डीकार्बोक्सिलेशन को बताती है। तो हमने चारों तरह की रिएक्शंस के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिए हैं कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शंस होती है। तो जो फर्स्ट तरह की रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन वो आयोनाइजेशन और साल्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है तो उसका आयोनाइजेशन हो जाता है, वो H+ रिलीज कर देता है बेस को। तो हम फर्स्ट टाइप की रिएक्शन देखते हैं आयोनाइजेशन और सॉल्ट फॉर्मेशन। ऐसा देखा गया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में घोला जाता है तो उसकी जब pH नोट की गई तो pH आई 7 से कम। इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है बिहेवियर में। ठीक है।
और ये देखा गया कि जब वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड को घोला जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली कंजुगेट बेस मतलब सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो H+ को रिलीज कर देता है। pH 7 से कम होती है। जनरली देखा गया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के वाटर की जो pK वैल्यू है वो 3 से 5 की रेंज में आई और pH 7 से कम आई। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में H+ दे देता है। आप ये देखेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसने H+ दे दिया, और जो सॉल्ट बना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ये वाटर के साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन बना के सॉल्युबल हो जाता है। तो आयनाइजेशन होता है एसिडिक नेचर के कारण, और जो उसकी वजह से जो कंजुगेट बेस बनता है वो फिर साल्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरह से H+ वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड को घुलते ही वो H+ दे देता है। तो स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी एसिडिटी के कारण इनऑर्गेनिक बेसिस जैसे NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑर्गेनिक बेसिस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि NaOH से रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बनाया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके एल्यूमिनेट सॉल्ट बनाया, इसी तरह ऑर्गेनिक बेस मिथाइल अमीन से रिएक्ट करके इसने सॉल्ट का निर्माण किया। तो एसिडिक बिहेवियर होने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिस, चाहे वो इनऑर्गेनिक बेसिस हो या ऑर्गेनिक बेसिस हो, साल्ट का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने एसिडिक बिहेवियर के कारण जब एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम, बच्चों ये एक धातु होती है, आपको पता है, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, तब इनसे रिएक्ट करता है तो मेटल कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल दो मेटल से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोक्सिलेट के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो दोनों मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो H+ रिलीज करते हैं, वो आपस में मिलके तो हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, और जो सोडियम होता है वो बचे हुए कार्बोक्सिलेट आयन से मिलकर सोडियम कार्बोक्सिलेट बना लेता है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में कार्बोक्सिलिक एसिड मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बना रहा है। तो एसिडिक बिहेवियर के कारण अगर जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बेस से रिएक्शन कराई जाती है तो वो सॉल्ट का निर्माण करते हैं, और अगर मेटल से रिएक्शन कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब जो सेकेंड मेथड है वो है सिंथेसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 3 तरह के रिएजेंट का यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट एग्जांपल में इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराई जाती है और ये एसाइल क्लोराइड में बदल जाता है। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें एसाइल क्लोराइड के अलावा जो बाकी दोनों बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसियस होते हैं, SO2b और HClB। इस वजह से यील्ड अच्छी मिलती है क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट तो रिलीज हो जाते हैं और आपका प्रोडक्ट बच जाता है। सेकेंड मेथड में PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं और थर्ड मेथड में PCl3 से रिएक्शन करा के एसाइल क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। थर्ड जो रिएक्शन है वो एस्टरिफिकेशन है। बच्चों ये काफ़ी वेल नोन रिएक्शन है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराई जाती है किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो एस्टर का निर्माण होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को फिशर एस्टरिफिकेशन कहते हैं। कई तरह के एसिड्स यूज़ किए जा सकते हैं, बट ऐसा देखा गया है कॉमनली वो एसिड जो कि H+ प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, टॉसिक एसिड्स, वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे रिएक्शन देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड कैटलिस्ट से रिएक्शन कराई तो एस्टर और वाटर मॉलिक्यूल बना। तो जो की बॉन्ड्स बनते हैं वो कार्बन और RO के बीच में बनते हैं। तो इसका मतलब ये है जो कि कार्बोनिल
कार्बन है उसके बीच में और जो OH है उसके बीच का बॉन्ड टूटता है। और ये चीज़ ये यहाँ पे दिखा भी रखी है स्क्रीन पे कि की बॉन्ड्स जो बनते हैं वो कार्बन और RO के बीच में बनते हैं, और जो की बॉन्ड्स टूटते हैं वो कार्बोनिल कार्बन और OH के बीच में टूटते हैं। तो आपको बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, और वो इस RO से जाके जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, और ये सारी रिएक्शन किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। बच्चों अब हम फटाफट से एस्टरीफिकेशन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले एसिडिक कंडीशन में एसिड का प्रोटोनेशन होता है, और इस वजह से जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब वो प्रोटॉन से जुड़ता है, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण कार्बोनिल के जो बॉन्ड के पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर अटैक करने के बाद इंटरमीडिएट बनता है, उसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। आप देखिए कि ROH से जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफर इस OH पे हो जाता है। ठीक है, इस OH पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होने के कारण अब ये बेटर लिविंग ग्रुप हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसे हम कहते हैं डी एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, उसके बाद डी प्रोटोनेशन होता है, और डी प्रोटोनेशन से लास्ट में हमें एस्टर एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। डी प्रोटोनेशन इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता है, तो ऑक्सीजन से H+ निकल जाता है और फाइनली हमें एस्टर मिल जाता है। तो आपने देखा कि जो एस्टरीफिकेशन है उसमें सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एसिड, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देन प्रोटॉन ट्रांसफर टू मेक लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, देन एलिमिनेशन ऑफ वाटर अकर्स, एंड फाइनली डीप्रोटोनेशन प्रोवाइड्स एस्टर। फोर्थ रिएक्शन है एमाइड फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब अमोनिया से रिएक्शन कराई जाती है तो अमाइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जो बॉन्ड बनते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनते हैं, और जो बॉन्ड टूटते हैं वो कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है। बच्चों ये चीज़ जो होती है कि कौन से नए बॉन्ड बन रहे हैं, कौन से टूट रहे हैं, ये मैकेनिज्म को समझने में आसानी देती है, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया से रिएक्शन कराई और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये अमाइड बन गया और ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो चीज़ है वो अमाइड फॉर्मेशन है, और दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों कंडेंसेशन रिएक्शंस वही रिएक्शंस होती हैं जिसमें वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। तो ये अमाइड का बनना, एस्टरीफिकेशन, ये सब एक तरीके से कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। बच्चों इसकी मैकेनिज्म आप देखो तो आप देखो कि अमोनिया एक बेस की तरह काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया के बीच में एसिड बेस रिएक्शन हुई और अमोनियम सॉल्ट बन गया। वो गर्म करने पर, अमोनियम सॉल्ट को गर्म करने पर फाइनली हमें प्रोडक्ट के रूप में एमाइड मिल गया। अब जो फिफ्थ रिएक्शन है वो डी कार्बोक्सिलेशन है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकल जाता है, गर्म होने पर बचे हुए एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन में बॉन्ड बन जाता है। तो यूजली डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज द रिमूविंग अ कार्बन एटम फ्रॉम द कार्बन चेन। तो इसमें क्या होता है, जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो एक कार्बन कम वाला एल्काइल ग्रुप हमें मिल जाता है। ठीक है, अब ये डी कार्बोक्सिलेशन सिंपल एसिड्स में जनरली नहीं पाया जाता है। जनरली बीटा कीटो एसिड्स या तो 1,3 पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब आसानी से डी कार्बोक्सिलेशन होता है। सिंपल एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि दो तरह के एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो डाई एसिड किस पोजीशन पे हो सकते हैं, 1,3 पोजीशन पे। आप ये देख रहे हैं कि ये 1 पोजीशन और ये 3 पोजीशन। इस 1,3 डाई एसिड को जब गर्म किया जाता है तो CO2 निकल जाता है और आपका ये
कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया, डाई एसिड में से एक CO2 निकला तो आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बच गया। ठीक है, ये CO2 मॉलिक्यूल निकल गया और आपका ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से डी कार्बोक्सिलेशन से एक डाई एसिड मोनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह नीचे एक बीटा कीटो एसिड का एग्जाम्पल है जिसमें कि एसिड की बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी CO2 निकला और आपको कीटोन एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो बच्चों ये जो डी कार्बोक्सिलेशन होता है वो डाई एसिड या बीटा कीटो एसिड में पाया जाता है, मोनो एसिड्स में नहीं पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक तो मेलोनिक एसिड का है, जब इससे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुए। दूसरा एग्जाम्पल एसिटो एसिटिक एस्टर का है, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। तो डीकार्बोक्सिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफ़ी रिएक्शंस में ये सीधे डीकार्बोक्सिलेशन आपको देखने को मिलता है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की लास्ट रिएक्शन देखते हैं, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये अल्फा एल्काइल ग्रुप पे होने वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा एडिशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे। इस रिएक्शन में PbR3 को यूज़ किया जाता है और आपकी रिएक्शन होती है और फाइनली हमें अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, रिएजेंट के रूप में P और फास्फोरस और ब्रोमीन लिया जाता है। फास्फोरस और ब्रोमीन इन सिटू रिएक्शन करके PbR3 बनाते हैं। PbR3 हाईली अनस्टेबल होता है, हम इसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसे इन सिटू ही बनाया जाता है और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होके फाइनली हमें अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसका सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से हो जाता है। तो इस सब्स्टिट्यूशन को हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। अब हम हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और PbR3 के बीच में रिएक्शन होती है जिसमें कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करता है। PbR3 एक लुईस एसिड होता है और एक तरीके से सॉल्ट का निर्माण होता है। फिर इस पर Br- का कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ये इंटरमीडिएट मिलता है। इस इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट होकर POBr निकल जाता है और आपको एसाइल हैलाइड मिल जाता है। आप इसका कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो OH है उसका रिप्लेसमेंट Br से हो गया है। तो ये यहाँ तक की जो प्रोसीजर होती है उसमें OH Br से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब जो ये एसाइल हैलाइड है ये HBr से रिएक्शन करता है तो जो प्रोटोनेशन हो जाता है, इसका प्रोटोनेशन हो गया और आपको ये इंटरमीडिएट बना। फिर इस इंटरमीडिएट में टोटोमराइजेशन होता है और आपको इनॉल फॉर्म मिलती है। ठीक है, अब इस इनॉल फॉर्म पर Br2 का अटैक होता है। आप देखेंगे कि इनॉल फॉर्म कैसे शिफ्ट होती है, OH का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ शिफ्ट होती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि Br पॉजिटिव पर अटैक करेगा और Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो इनॉल फॉर्म Br2 से रिएक्ट करता है और आपको ये चीज़ मिलेगी। इसमें आप देखेंगे कि अल्फा पोजीशन पे भी Br आ गया। फाइनली क्या होगा कि ये जो प्रोटोन है उसको Br ले जाता है और आपको अल्फा हेलो एसाइल क्लोराइड मिल गया। मतलब हेलोजन जो है वो अल्फा पोजीशन पे आ गया है जो आपका एम होता है। अब अगर इसकी वाटर से हाइड्रेशन कर देते हैं तो हमें एसिड मिल जाएगा वापस, ये बॉन्ड टूटेगा और OH जुड़ जाएगा और अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं तो Br का रिप्लेसमेंट एक न्यूक्लियोफाइल से हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन में सबसे पहले एसाइल हैलाइड सबसे पहले ये बना जिसमें OH का रिप्लेसमेंट किससे हुआ, Br से। फिर इसकी इनॉल फॉर्म बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एज अ एसिड। इनॉल फॉर्म पर से HBr निकल जाता है और आपको अल्फा हेलो एसाइल हैलाइड मिलता है जिसकी हाइड्रोलाइसिस कराने पर अल्फा हेलो एसिड मिलता है। बच्चों ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती है, अल्फा पोजीशन के एक से ज़्यादा हाइड्रोजन
रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस डिस्कस की, जो कि 4 कैटेगरीज में थी। डिकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन जो कि हेल्वेलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिससे कि हमने एमाइड, एस्टर, एसिल हैलाइड का निर्माण किया, और हमने साथ ही एसिड बेस रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की देखी। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।